शुक्ला, आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। तो जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइक शेयर कर देंगे। और नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं। कहाँ? क्योंकि यहाँ पे हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च हो रहे हैं। ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला और मैं आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको टीच कर रहा हूँ पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 कंप्लीटली तरीके से। और यह मेरा कोड है अभी101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं साथियों। और फिर इसके बाद आप लोगों की बात करें तो प्लस और आइकॉनिक की, तो जो भी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाएंगे। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ प्लस कोर्स आपके पास अवेलेबल है। कोड आपको यही अप्लाई करना है अभी101, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके साथियों। और उसी तरीके से आपको साथियों क्या करना है, अभी101 कोड का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है अगर आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो यह बेनिफिट है प्लस और आइकॉनिक के आपके लिए। तो साथियों आपके पास इसीलिए जहां डेमो लाइव कोड लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अभी101 कोड अप्लाई करना है। ठीक है, अभी101 इस कोड को इस्तेमाल करना है और अप्लाई कर देना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे। और बात करते हैं आगे। बक्स बाउंटी अवेलेबल है। कुछ भी कंटेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगे तो आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास इनअप्रोप्रिएट कुछ भी कंटेंट लगे सो यू कैन क्लेम फॉर योर प्राइज इन रिगार्ड्स ऑफ पर्टिकुलर इशू। यू हैव अ Google form in your description box that is given in below, so also you can complain in regards of this issue. And also you are having the special classes features in which you are getting free of cost live classes and each polls for every questions, and you can raise your hand to ask any questions regarding your doubt, and so please don't miss any class। ठीक है, तो आपके पास लेक्चर नोट्स डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में आप सभी स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास यू हैव द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, ऑल्सो यू हैव सम रिकॉर्डेड स्पेशल, सो यू कैन ज्वाइन दिस क्लासेस एंड वॉच। डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम योर सेशन। सो आपके पास एक लक्ष्य बैच 2022 में स्टार्ट हो चुका है जो कि पेपर 1 कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसी तरीके से मैं भी आपको हायर एजुकेशन जिसमें टीच कर रहा हूं, और आपके पास मेगा ऑफर अवेलेबल है जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे। इफ यू आर टेकिंग 12 मंथ सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली यू विल गेट 2 मंथ बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री मिलेगा आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो आपके पास दिस सब्सक्रिप्शन इज वैलिड फॉर ओनली प्लस सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो और अगर वैलिडिटी की बात करें तो 19 जनवरी तक आपके पास अवेलेबल है साथियों। तो यहाँ कुछ फैकल्टीज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं ये बैचेस को ज्वाइन किए हुए हैं। सो कॉमर्स का आपके लिए नवदीप कौर मैम, नवीन शेख सर हैं। और इसी तरीके से आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नाम की बात करते हैं अकॉम्प्लिश बैच एंड इम्पैक्ट बैच आपके लिए ज्वाइन है। जो बच्चे कॉमर्स के लिए चाह रहे हैं तो ये रहे आपके पास फैकल्टीज, और पेपर 1 के लिए यहाँ पे ये 4 फैकल्टीज अवेलेबल हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। सो सम क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव डन। सो आगे स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए हमारे ये क्वेश्चंस रह गए हैं एक सेकेंड आप लोगों का आई थिंक एक सेकेंड थोड़ा सा सारे मिस्टेक इसमें ये हो गया है। इसमें हायर एजुकेशन के यहाँ पे बात करके यहाँ कम्युनिकेशन का आ गया है, ऐसा कुछ लग रहा है, राइट? चलिए, तो फटाफट आ जाए, एक सेकंड थोड़ा सा लगेगा बस, आपका हायर एजुकेशन का भी आ जाएगा पार्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है। और कल आप लोगों की हायर एजुकेशन
थोड़ा सा इसमें नाम का मिस्टेक हो गया या फिर किसी चीज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है साथियों, एक सेकंड रुकेंगे हम। जी अभी सही है, ठीक है, अभी ये पूरा सही है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे साथियों, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़ा सा, आई थिंक सेकेंड फिफ्थ ईयर। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 of the Constitution of India, the business in Parliament shall be transacted in। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य का संचालन किया जाएगा। अब ये बताएंगे कौन सी लैंग्वेज में, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक गुजरात में सीन हुआ ये वाला, हाँ नया मतलब केस की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ था, हाई कोर्ट में एक सेकेंड, जस्ट रिसेंट की बात कर रहा हूं मैं। उसमें क्या हुआ था, हाई कोर्ट में एक सिचुएशन रखी गई थी कि उसमें आप हिंदी नहीं सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। एक गुजरात का ही सेशन है, क्योंकि हाई कोर्ट था तो एक स्टेट के अंदर ही था वो। और उसमें जो मतलब वो अपराधी था वो कह रहा था मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे वो रखा गया था हाई कोर्ट में, जब उसी टाइम में ही मतलब स्टार्टिंग में ही जब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था कि हाई कोर्ट के अंदर आपके इंग्लिश बोली जाएगी। आई थिंक मैं आर्टिकल थोड़ा सा भूल रहा हूं, आई थिंक 143 है, 143 है आई थिंक, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है 143 है या 43 ऐसी करके। तो उसमें क्या बोला गया है कि जो भी हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाएंगी वह इंग्लिश यूज किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश यूज किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। वो ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। तो वो विक्टिम कहता है, वो अपराधी सॉरी कहता है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं तो हिंदी में बात करूंगा। तो और ये भी चीज है, अगर बाई चांस कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो उसकी जगह पे एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा जो कि उसकी जगह पे बोलेगा। पर उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। तो जज को लगा अरे ऐसे कैसे हो सकते, तो हाई कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। तो देखिए इस पर एक बहुत बड़ी बहस चली थी कि क्यों भाई अपने देश की भाषा हम हिंदी क्यों नहीं बोले, है ना। आखिर हिंदी को कैसे बोल दिया भाई, कोई देसी व्यक्ति होगा तो भाई बिल्कुल कहेगा कि अरे हिंदी के लिए मना कर दिया। अरे तो वो बोलते हैं हिंदी के लिए भाई। तो यह एक रूल भी है, साथ ही साथ आर्टिकल 48 या 148 में लिखा गया, थोड़ा मैं एग्जैक्ट का आर्टिकल याद नहीं कर पा रहा, लेकिन है यही, चाहे 148 है चाहे 48। तो उसमें लिखा गया है फाइनली कि आप वो बोल सकते हैं अपनी भाषा, लेकिन आपके राज्य का जो गवर्नर है आपके राज्य का जो गवर्नर है उसके सिफारिश जब की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट को,
सॉरी प्रेसिडेंट को गवर्नर के सिफारिश पे जब राष्ट्रपति के द्वारा अथॉरिटी दे दी जाएगी कि हाँ यह लैंग्वेज, अगर जैसे गवर्नर कह देता है, इस गुजरात का गवर्नर ये कह देगा कि हमारे उस राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश का और साथ ही साथ हिंदी और गुजराती का भी प्रावधान रखा जाए कि लैंग्वेज बोल सकते हैं, और इस गवर्नर अगर रखता है और प्रेसिडेंट मान जाते हैं तो वहां पे वह लैंग्वेज वह बोल सकता है। तो ये हुआ था एक्चुअल में, सच की बात है ये, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है वो है इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि यहां पे तो भाई बिजनेस पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज में बोला जाता है, यहाँ पे भाषा क्या है कि दोनों ही लैंग्वेज में बोला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो पार्लियामेंट की बात हो रही है, लेकिन मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज की मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एक्चुअल में आंसर कि आपके संसद के अंदर दोनों ही भाषा बोली जा सकती है। 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड रिटायर आफ्टर एवरी, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य मतलब आपके 1/3 मेंबर्स प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा से निवृत्ति पा लेते हैं, रिटायर कर लेते हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद या 3 साल बाद। जी बिल्कुल, लेटर नोटिस ये सारी चीजें सब इंग्लिश में होते हैं, सब के सब इंग्लिश में होते हैं, सब इंग्लिश से ही सारी चीजें होती है, परंतु कहीं ना कहीं वहां पे उन्होंने बोला उस चीज को, मतलब अपनी तरफ से प्रावधान रखा कि भाई हाँ बोलना चाहिए, मतलब गवर्नर अगर रख देता है कि हाँ मुझे गुजराती में भी वहां अलाउ कर दीजिए, तो अगर वो प्रेसिडेंट को अपनी बातें रखता है, अपनी एक बोलते ना प्रस्तावना अगर रखता है, तो जरूर उस चीज को पास कर दिया जाता है ना। चलिए, तो जल्दी से पहले इसका आंसर करेंगे कि भाई 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी सेकंड ईयर, 5th ईयर, 1 ईयर या फिर 3rd ईयर। तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा 2nd ईयर, ठीक है। क्लियर है आप सभी बच्चों का? ठीक है, ठीक है। तो आपका यह आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 2nd ईयर। दिस विल बी योर राइट आंसर, दूसरे साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अ मनी बिल passed by the Lok Sabha has to be passed by the Rajya Sabha within 3 months, 14 days, 12, 21 days या 1 month। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए कितने समय में? 3 महीने में, 14 दिन में, 21 दिन में या फिर 1 महीने में? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, होगा आपका 14 दिन में, ठीक है। 14 दिन में, ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर इस चीज को पास कर देना है लोकसभा के द्वारा, ठीक है। क्लियर? तो आपका यहां बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संसद की स्थायी समिति नहीं है? एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन वेलफेयर एंड एसएसटीज या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। लोक लेखा समिति, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ, नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ अ पार्लियामेंट।
जल्दी से जल्दी फटाफट सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज वेलफेयर कमिटी ऑन वेलफेयर एंड SC/STs। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्टैंडिंग कमेटी मतलब समझते हैं, स्टैंडिंग कमेटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी जो भी MPs के ग्रुप होते हैं, जो भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वही आपकी स्टैंडिंग कमेटी जो वर्क करते हैं आपके पब्लिक के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्टैंडिंग कमेटी उसी को कहते हैं जिसके अंदर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोग अवेलेबल होते हैं, जिस ग्रुप के अंदर, उसी को हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वही नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो जिसके लिए जो पब्लिक के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑन SC/STs। यहाँ आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति जो है वह एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ठीक, तो यहाँ आपका बिल्कुल जी बिल्कुल प्लस की क्लास लेते हैं, बिल्कुल प्लस की क्लास लेते हैं। अभी आप सभी स्टूडेंट्स के हायर एजुकेशन की क्लास चल रही है। ठीक है, हायर एजुकेशन क्लास मेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी बच्चे, अगर कोई चाह रहा हो ज्वाइन करना तो हायर एजुकेशन क्लास ले सकते हैं। और कोई भी बच्चा एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू कितने भी यूनिट, मतलब सारे ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे किसी भी एजुकेटर्स के द्वारा। अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो वह पढ़ सकता है। कंप्लीट पेपर 1 उसका कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, कोड आपको ध्यान रखना है, यही अप्लाई करना है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिले। कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए और आपको 10% डिस्काउंट ना मिल पाए। ABHI 101। ठीक है, अभी 101 क्लियर है सभी को, साथियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। When the लोक सभा is dissolved, भंग हो जाता है जब, the speaker continues in office till a new presiding officer is appointed, new speaker is elected when the new house meets, या लोकसभा फॉर्म की जाती है, डेप्यूटी स्पीकर इज अपॉइंटेड। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष एक नए तक पद पर बना रहता है, जब तक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है तब तक, या जब नया सदन मिलता है तो अध्यक्ष चुना जाता है, या लोकसभा का गठन किया जाता है नए लोकसभा के, या फिर उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे भाई क्या होगा, तो मैं आप सभी बच्चों को बता देते हैं। तो जब लोकसभा भंग की जाती है या भंग हो जाती है, द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल न्यू, बी स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स। ठीक है, और जो आपके लोकसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के अंदर आपके मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के ही द्वारा स्पीकर चूज कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इनका वो रोल नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स के वो स्पीकर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि इसका भी कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट तो है ही हालांकि, है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स। संसद के निम्नलिखित में से किस सदन को प्राचीनों का सदन भी कहा जाता है? लोकसभा को, विधानसभा को, राज्यसभा को, ग्राम सभा को। किस सदन को इसमें से आपको लगता है कि एल्डर्स ऑफ हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर ग्राम सभा? चलिए फटाफट बताएंगे। ये चीज पता होना चाहिए, लोकसभा में आपके कौन होते हैं भाई? MPs होते हैं। विधानसभा में कौन होते हैं आपके? MLAs होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कौन होते हैं? MPs होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा में कौन होते हैं आपके? प्रधान होते हैं, या ग्राम प्रधान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान। ठीक है, कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, और यही अगर विधान परिषद होता तो, जैसे यहाँ पे एक और होता है विधान परिषद, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। विधान अगर परिषद होता
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विधान परिषद को इंग्लिश में यहाँ पे क्या होता है? काउंसिल, ठीक है, तो एमएलसी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एमएलए है ना असेंबली के लिए, तो ये क्या है? काउंसिल होता है, तो यहाँ एमएलसी होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, विधान अगर परिषद है तो यहाँ आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहा जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स, राज्यसभा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएसी ऑफ द पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर वित्त मंत्री, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति? So which of the authorities appoints chairman of the public accounts committee of the parliament? चले, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा स्किप ना करे, जो भी बच्चे देख रहे हैं कोई भी बच्चा स्किप ना करे कि आंसर करना और लाइक और शेयर करना। और एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपका मैं पेपर 1 में आपके लिए मैं थ्योरी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। थ्योरी आपका जो मैं कराऊंगा वो इन कैटेगरीज के लिए कराऊंगा। आईसीटी के लिए आपको अभी से मैं बता दे रहा हूँ, जल्द ही लेके आने वाला हूँ। अब वो प्लस पे भी हो सकती है और आपके यहाँ यूट्यूब पे भी हो सकती है। और सब्सक्रिप्शन आप लोग जरूर ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपका जो भी 2022 के लिए जिन्होंने भी अपना एम रखा हुआ है जेआरएफ के लिए, पूरी डीप में एकदम पूरा डीप नॉलेज के साथ हम इस थ्योरी को करेंगे, ठीक है। एकदम डीप नॉलेज के साथ इस थ्योरी को करेंगे। आईसीटी कर रहे होंगे हम, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कर रहे होंगे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे होंगे। हायर एजुकेशन चल ही रहा है और इसको भी एक बार और करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, ये भी पूरा तरीके से हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका आईसीटी, हायर एजुकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। तो यह 5 यूनिट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अकेले सारे यूनिट्स पूरा कवर करूंगा। सारे एक यूनिट्स में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कवर करूंगा। लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स छोड़कर। बोलेंगे सर ये क्यों नहीं कवर कर रहे? रीजन मीन कि इसके लिए आपके पास अदर एजुकेटर्स हैं जो कि कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यह 2 छोड़कर आपके 5 और 2 7 हो गए। और फिर इसके बाद आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच जाता है, इंडियन लॉजिक बच जाता है। तो ये कुछ यूनिट जो कि अदर एजुकेटर्स पूरा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अकेले मैं अगर आपको 5 यूनिट्स पढ़ा रहा हूं और पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, पूरी डीप नॉलेज के साथ, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन जाए। और क्योंकि आपका जो पेपर 1 होता है वहां एक जनरल पेपर होता है, तो इसका कभी कंप्लीशन नहीं हो सकता। हम कभी नहीं कह सकते इसको कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन ही जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोग उस पर छोड़ने के लिए वाकिफ हो जाते हैं कि यार ये शायद मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा होगा तो उस कंसेप्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपकी सोच नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो कुछ हाई लेवल के एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो कंप्लीट पेपर 1 की थ्योरी थोड़ा सा आप लोगों के लिए करवाना, वो चीज बिल्कुल हर एक टॉपिक की थ्योरी आप लोगों के लिए करवाई जाएगी, हर एक टॉपिक की थ्योरी करवाई जाएगी, आप परेशान ना हो। और बाकी आप लोगों के लिए जल्द ही करंट में थोड़ा सा क्या है बच्चों कि आप लोगों के लिए सारी चीजें प्रिपेयर की जा रही है। करंट अफेयर भी मैं प्रिपेयर करूं, सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर की जा रही है, आप परेशान ना हो। लेकिन यह है कि टाइम लग रहा है, देर से ही होगा लेकिन दुरुस्त होगा, आप परेशान ना हो, सारी चीजें प्रिपेयर की जा रही है, बस ये समझिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन लिया तो वो भी सब्सक्रिप्शन ले ले, और बाकी जो यूट्यूब पे क्लासेस दी जा रही है उनका तो आप लोग बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाए ही, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये कुछ रही बातें आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा
क्या? स्पीकर ऑफ लोकसभा, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी, यह एक व्यक्ति है जिसके पास अथॉरिटी है अपॉइंट करने की, जो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए एक चेयरमैन चूज करने के लिए। ठीक है, चेयरमैन अगर चूज करना है तो इनके पास अथॉरिटी है कि यह चूज कर सकते हैं। किसके पास? लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। ठीक है, ए, यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज, आपके राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 2 साल, 2 years of 6 years, 5 years, 6 years या परमानेंट? ये 6 ईयर गलती से हो गया, लिख गया है। ठीक है, या स्थायी? बताएंगे टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो बताएंगे टेन्योर ऑफ राज्यसभा कितने सालों के लिए होता है? 2 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, या फिर हमेशा के लिए, स्थायी रूप, जिसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। बताएं। 6 साल के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये 6 सालों के लिए होता है। ठीक है, तो 6 साल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट पे मत क्लिक कर, परमानेंट हाउस बोला जाता है, परमानेंट पे मत क्लिक कर देना आप लोग। ठीक है, गलती से भी। चलिए, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितनी न्यूनतम आयु की होने की आवश्यकता होती है? कम से कम कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? कि अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहे कि अपने जगह का वह एमपी बनना चाहता है, या आप ये कहें राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? आंसर करें सभी स्टूडेंट्स। सी, 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो यहां कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, एक चीज आप लोग समझिएगा। अभी आप लोगों ने को मैंने शायद इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उसके पहले मैंने एक चीज समझाया था कि एमपी के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल कम से कम। अब बोलेंगे सर प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए, तो भैया पीएम भी एक आपका एमपी ही होता है, आपके पार्लियामेंट का एक मेंबर ही होता है, तो उसके लिए भी 25 साल चाहिए। अब आप बोलेंगे सर राज्यसभा जो है वो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक हाउस है, तो वो भी, वहां पे भी एमपीज ही होते हैं, तो एमपी के लिए वहां 30 साल क्यों रखा है? देखो क्या है भाई, ये जो है पीपल्स हाउस है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस है। यहां पे जो लोग चुन के आते हैं वह आपके पीपल्स के द्वारा चुनकर आते हैं, तो है तो एमपी ही, है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर भी, और है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पे भी। यहां पर भी मतलब कि यहां लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वह लोग चुनकर आते हैं आपके पीपल्स के द्वारा, और यहां पे जो चुन के आते हैं वो होते हैं आपके स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, तो दोनों का जो इलेक्शन है वह अलग तरीका है। तो जब तरीका अलग है तो इनका ईयर्स ऑफ एज भी जो है वह अलग है।
इससे यह कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग कि अगर आपको एज पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री का तो आप कहेंगे यार एमपी का 25 पूछा, एमपी का सर ने 25 बताया था लेकिन प्रधानमंत्री का 25 नहीं होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए कोई एमपी बना, एमपी के साथ उस पार्टी से उसको प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया, उस एमपी को, क्यों उसकी उम्र 25 साल है तो वो क्यों नहीं बन सकता है भाई? ठीक है। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, सब एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थे? सबसे यंगेस्ट ऑफ पीएम ऑफ इंडिया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है। यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे सबसे यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया अभी तक कौन रहा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोगों को पिन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 साल इसकी उम्र रहेगी जो राज्यसभा का एमपी बनना चाहे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी नहीं, आप लोगों को बाद में करना है, जरूर बताएंगे। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके अनुसार होता है? देखो अभी जस्ट आपको बताया मैंने किसके अनुसार। किसी दिन आपको जब मैं हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं समझाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम क्या होता है, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, ये सारी ही चीजें आपको कंप्लीटली तरीके से एक्सप्लेन एकदम डिटेल मैनर में कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इतने अच्छे ट्रिक के साथ अभी क्या है कि आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्वेश्चन के आधार पे कंसेप्ट्स आपको बताएं तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, भूल हो जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज को कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे होते हैं तो उस डिटेल में जब उसको पढ़ेंगे, इतने गहराई में चीजों को पढ़ेंगे, हम इतने आसानी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको वह जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, हमेशा हमेशा आपके माइंड में रहेगा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि आपका ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, सी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल कम्युनिटी वोट से सारी चीजें, बस इतना आप इसमें समझिए कि कोई एक पर्सन के पास अधिकार होता है अपने वोट को देने का, और वो भी सिस्टम थोड़ा अलग है, आपको मैं बताऊंगा, जरूर समझाऊंगा, तीनों ही चीजें समझा दिया जाएगा। बस आपको इसमें क्या है, इतनी जल्दी आपको इस चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको मैं पूरी खुली कंसेप्ट्स के साथ आपको इलेक्टोरल प्रोपोर्शन ऑफ सिस्टम, ये सारी चीजें जब तक ना बता दूं मैं। तो ये सारी चीजें आपको समझाना पड़ेगा, फिर उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे, फिर कैसे एमपीज बनना है, सारी चीजें हम स्टेप वाइज चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे, तब आपको भी ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा उस टाइम। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के अंदर जरूर ये सारे कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे। ठीक, चलिए, अंडर हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह के तहत अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, या चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, या फिर प्रधानमंत्री मतलब पार्लियामेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। तो जल्दी से आंसर करेंगे, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह के तहत अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर देते हैं भाई? हाँ, किसके तहत? और यह क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी बता चुका या समझा चुका हूंगा जरूर, तो उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे सही उत्तर ही देंगे। अब आप उसके अंदर देखेंगे, जब आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो देखो आपको मैं बता दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो COM है, जो COM है, इसी के अंदर ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ ऑल स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सारे मिनिस्टर्स इसी के अंदर ही आते हैं।
जिसमें कि सबसे जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, ये मतलब डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट से जुड़े होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट के सलाह पर अगर वह कह देंगे कि 352 के तहत, तो लगाएगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन अगर वो सलाह देते हैं अगर इस चीज को कि भाई इस राज्य के अंदर या पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगना जरूरी है, तो राष्ट्रपति जी अपना 352 आर्टिकल 352 का इस पावर आर्टिकल को प्रयोग करके आपके देश के अंदर इमरजेंसी को लगा देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट के अंदर ही आपके होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, आपके प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, तो यह सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इनकी एक मीटिंग होगी, मीटिंग होगी भाई डिस्कस करेंगे, अगर उनको लगता है तो ये एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को करना क्या है भाई, लग गई इमरजेंसी। ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर लगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि यहां आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, which subject was transferred from state list to concurrent list by the 42nd amendment of the constitution? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इरिगेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के स्थानांतरित किया गया था? कृषि, शिक्षा, सिंचाई या फिर स्थानीय स्वशासन। तो क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर? क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रीजन बिंग कि मैंने आपको बताया भी है कि आपके जो लिस्ट बने होते हैं वो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट और साथ ही साथ रेजिडरी लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में आपके सेंटर्स के द्वारा सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं, स्टेट लिस्ट के द्वारा आपके राज्य के द्वारा सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं, और कंकरेंट के अंदर आपके राज्य और सेंटर दोनों ही मिलकर, केंद्र मतलब दोनों ही मिलकर आपके एक्ट को बनाते हैं। और रेजिडरी के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपका किसका होता है भाई, माने तो आपका यूनियन का ही होता है। तो बी, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो कि कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था आपके 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 22वें क्वेश्चन का आंसर एजुकेशन आपका होगा। ठीक है, एजुकेशन कंकरेंट का मतलब समझ गए कि आप लोगों के उसमें आपके जो राज्य है, पहले राज्य एजुकेशन के ऊपर बनाता था एक्ट, जो भी कुछ एजुकेशन के रिगार्ड्स में एक्ट बनेंगे, अब वह सारी चीजों को इस जो यूनियन है, सेंटर है, वह भी अब बीच में हस्तक्षेप करते हुए इस एक्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ न कुछ अपना पार्टिसिपेशन जरूर देगा, इंटरवीन करेगा। तो यह एजुकेशन का 42वें संशोधन के आधार पे किया गया था। ठीक, कंकरेंट लिस्ट के अंदर लाया गया था। क्लियर? So, according to our constitution, the maximum number of members representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed, हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। आई थिंक यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ करवा दिए थे, तो 20 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं आप सभी बच्चों के लिए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है क्वेश्चंस कुछ करवा दिए थे, तो कुछ नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा मैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा, जितना उम्मीद करता हूँ। मैं समझाने का प्रयास किया हूँ आपको, और मेरा प्रयास आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा कि और समझ में भी आया होगा, तो यही मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से। तो ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट और कोऑपरेशन बनाए रखें मेरे साथ। आपको कोशिश मेरी यही है कि जितना बेहतर आप इस समय होंगे, उस बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए मैं और मेरी टीम अनअकैडमी की तरफ से सारे एजुकेटर्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे बस क्लासेस को ज्वाइन करते रहना है।
जितनी कोशिश करनी है उतनी आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से छोटे से ब्रेक के बाद एक अदर क्लास में, और रेगुलर बेसिस पे आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है आपके माइंड में तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो आप टाइम से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंसेप्ट कोई पूछना हो, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आपको पीडीएफ नोट सारी चीजें वहां प्रोवाइड कर दी जाती हैं साथियों। ठीक है, तो कोई चीजें स्किप नहीं करनी है, मतलब पूरा लग कर पढ़ाई लिखाई करना है आपको। ठीक है, तो कोई भी चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम इस चीज से सर रह गए इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो कोई भी रीजन सामने लेकर ही नहीं आना है आप लोगों को। ठीक है, कहीं ना कहीं हर चीज को आपको अपने अंदर से पूरी करनी है। ठीक है साथियों, तो इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, अभी 101, जिस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखना चाह रहे हैं तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे जहाँ अप्लाई लिखा है यहीं पे कोड डालना है और आपको अप्लाई कर देना है साथियों। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आपका दिल से और दिमाग से भी, हर चीज से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं करता हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आपको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको लाइक शेयर जरूर कर देना है। आपको डेली पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दिल से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे शब्द जरूर यूज करते रहें जिन शब्दों को आपके छोटे सुनकर आपके बड़े सुनकर प्रसन्न हो, और उनसे कुछ उन शब्दों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखते रहें। और आप अपनी सोच, अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा अपने समाज के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजों का जरूर से जरूर फैलाते रहें जिससे एक नई ऊर्जा एक समाज में पैदा हो और एक नई अवेयरनेस आए समाज के अंदर। तो यही मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी मेरे यंगस्टर्स के द्वारा। और आपसे बात करके लोग, आपके साथ रहकर लोग अपने आप को, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो, आपको देखकर सुरक्षित महसूस करें। यही मैं आप सभी स्टूडेंट से कामना करता हूं, और आप सभी बच्चों के प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक शानदार से क्लास में फिर से। थैंक यू सो मच, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।